तो बच्चों बायोमॉलिक्यूल्स में नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल हमने करना है अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड है जो वो माइक्रोमॉलिक्यूल से शुरू कर रहे हैं हम। अमाइनो एसिड इज अ माइक्रोमॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, नॉट कंपाउंड, दैट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अमाइनो एसिड्स, पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ अमाइनो एसिड की। तो अमाइनो एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो होती है कि बीच में कार्बन है और इसके चारों साइड पे अलग अलग ग्रुप लगे होते हैं। एक इसके पास होता है H और एक इसके पास होता है अमाइनो ग्रुप, एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहाँ पे होता है R ग्रुप। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कार्बन जिसके चारों साइड्स पे कोई ना कोई चीज लगी होती है, ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। तो एक तरह से अमाइनो एसिड्स है जो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए जिनके पास एक अमाइनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एंड दिस अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट इज अटैच्ड विद द अल्फा कार्बन। अब आप पढ़ते हो केमिस्ट्री, है ना, तो केमिस्ट्री में एक स्ट्रक्चर बनाते हो आप, कार्बन के साथ ये चार साइड्स पे अगर हम H लगा दें तो हम इसको बोलते हैं CH4। क्या बन गया ये? मीथेन। अगर हम इसका ये ग्रुप है जो एक H वाला ग्रुप है जो वो रहने दे, बाकी तीन ग्रुप है जो वो रिप्लेस कर दे, वन विद कार्बोक्सिलिक, वन विद अमाइनो एंड वन विद R ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा? अमाइनो एसिड बन जाएगा। तो इसलिए अमाइनो एसिड्स है जो इनको बोलते हैं दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। तो अमाइनो एसिड्स आर organic molecules in which amino and carboxylic groups are attached with alpha carbon, इसमें बेटे जो दे आर आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, दे आर आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। इसमें ये जो R ग्रुप है ये रिप्लेस होता है, R ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अगर बेटे R ग्रुप है जो ये रिप्लेस हो गया विद H, R ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय H, तो ये बन जाता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन है जो ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। अगर R ग्रुप है जो वो रिप्लेस हो जाए विद मिथाइल ग्रुप, अगर R ग्रुप है जो ये रिप्लेस हो जाए विद मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप, तो ये बन जाता है एलिनिन। ये स्ट्रक्चर्स बनानी सीख लेनी है। और अगर R ग्रुप है जो ये रिप्लेस हो जाए with the hydroxy methyl group that is CH2OH, तो ये बन जाता है सीरेन। दिस इज सीरेन। ठीक, तो कई जो होते हैं ना बेटे अमाइनो एसिड्स, उनके पास एक से ज्यादा, जैसे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमाइनो ग्रुप लगा होता है, तो ये न्यूट्रल होते हैं अमाइनो एसिड। बट कईयों में एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो ये R है उसमें एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है। तो अगर उसके पास एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो अमाइनो एसिड्स एसिडिक हो जाएंगे। अगर उसके पास एक से ज्यादा अमाइनो ग्रुप है तो वो क्या हो जाएंगे? बेसिक हो जाएंगे। अदरवाइज अमाइनो एसिड्स हैं जो दे कैन बी हेट्रोसाइक्लिक आल्सो। तो जो हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स
can be acidic, basic, neutral, heterocyclic, or they can be sulfur containing. सबसे पहले है न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स है वो है ग्लाइसिन, एलेनिन, लाइसिन, ठीक है, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वेलाइन। ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड्स जिनके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो वो ज्यादा हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएंगे। My apologies. I couldn't hear what you said. एसिडिक अमाइनो एसिड्स Okay, I found this on the web for acidic amino acids. Check it out. तो एसिडिक जो अमाइनो एसिड्स हैं वो होते हैं, एक तो होता है एस्पार्टिक एसिड, एक होता है ग्लूटामिक एसिड। aspartic acid, glutamic acid, then asparagine and glutamine. बेसिक अमाइनो एसिड जिसमें एक से ज्यादा अमाइनो ग्रुप्स है जो वो प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। दो होते हैं आर्जिनिन एंड लाइसिन। Then sulfur containing amino acids, sulfur containing amino acids, ये भी दो होते हैं, मिथ्योनिन, मिथ्योनिन एंड सिस्टीन। हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स, हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स, हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स हैं जो ये भी दो होते हैं, हिस्टिडिन एंड प्रोलिन, हिस्टिडिन एंड प्रोलिन। ठीक है, ये हो गए हेट्रोसाइक्लिक। इसके अलावा एल्कोहलिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये भी बेटे याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये नाम एक बार पढ़ लेना क्योंकि बाकी जो हम प्लांट्स की फिजियोलॉजी करेंगे ना उसमें ये अमाइनो एसिड्स के नाम है जो वो आपको आते हैं। तो ये हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स हो गए। जो हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? उनकी स्ट्रक्चर होती है जैसे देखो ये एक रिंग स्ट्रक्चर बनी होगी उस केस में। उनके पास अमाइनो ग्रुप की जगह पे यहाँ पे NH, ठीक है, अमाइनो ग्रुप होता है NH2, इनके पास इमीनो ग्रुप होता है विच इज NH। यहाँ पे होता है CH2, ये हो गया CHCOOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया CH2 CH2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोलिन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोलिन। तो ये हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो हमने के अमाइनो एसिड्स है जो दे में भी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, सल्फर कंटेनिंग या हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक भी होते हैं, अल्कोहलिक भी होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। बहुत डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं। इनमें से सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स है जो वो हमारी बॉडी के प्रोटीन्स बनाने के लिए यूज होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। बाकी के जो अमाइनो एसिड्स है वो बाकी दूसरे मेटाबॉलिक पाथवेज में, जैसे कोई यूरिन फॉर्मेशन में एक्ट कर रहा है, कोई कहीं और एक्ट कर रहा है,
तो वो प्रोटीन्स बनाने में हेल्प नहीं करेंगे. दे आर नोन एज नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड. The amino acids which participate in the formation of proteins, there are 20 amino acids. There are 20 amino acids which help in formation of proteins and are called प्रोटीन अमाइनो एसिड्स. ये जो हमने ऊपर लिखे हैं ना, ये सारे प्रोटीन अमाइनो एसिड्स हैं जो वो लिखे हुए हैं. अदर्स पार्टिसिपेट इन अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइक इन यूरिया साइकिल. यूरिया साइकिल में जैसे ऑर्निथिन, ये भी अमाइनो एसिड है, बट ये हमारी बॉडी की प्रोटीन्स नहीं बनाती, ये यूरिन फॉर्मेशन में यूरिया बनाती है. ऑर्निथिन है, सिट्रुलिन है, ये सारे नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स होते हैं. ऑर्निथिन, दूसरा भी मैं लिख देती हूँ सिट्रुलिन. इनको हम बोलते हैं नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स. इसके अलावा बेटे देयर आर सम अमाइनो एसिड्स. बहुत सारे अमाइनो एसिड्स है जो वो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, और बट कुछ अमाइनो एसिड्स है जो वो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती. रिएक्शंस होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन होती है, डीअमीनेशन रिएक्शंस होती है. ऐसी रिएक्शन से हमारी बॉडी खुद अमाइनो एसिड्स बनाती है. बट कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, हमें डाइट में से लेने पड़ते हैं. तो वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, हमें डाइट में से लेने पड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं डाइटरी अमाइनो एसिड्स. ऐसी कुछ प्रोटीन्स होती है जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, उनको हम डाइटरी प्रोटीन्स बोल देते हैं, या उनको बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. देयर आर सम अमाइनो एसिड्स, some amino acids which are not synthesized by our body. Instead, we take these amino acids in our diet. Such amino acids are called essential amino acids or dietary amino acids. तो 7 अमाइनो एसिड्स है जो डाइटरी अमाइनो एसिड्स है. दे आर लाइसिन, मिथ्योनिन, प्रोलीन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलाइन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन. ये 7 अमाइनो एसिड है जो वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, क्योंकि इनको हमारी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन या डीएमिनेशन रिएक्शंस के थ्रू नहीं बना सकती, ये हमें डाइट में से लेने पड़ते हैं. तो इसलिए हम इनको डाइटरी अमाइनो एसिड्स भी बोल देते हैं या एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी बोल देते हैं, बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी. तो इनको याद करने के लिए ना बेटे याद रखना है, यहाँ पे L है ना, ये फर्स्ट इज L, तो L से बन गया लवली. M मदर, फिनाइल एलेनिन, P प्लीज, ट्राई. वनीला आइसक्रीम होती है ना, वनीला आइसक्रीम के ऊपर हम चॉकलेट सॉस डाल के खाते हैं ना. तो आप अपने मम्मा को क्या बोल रहे हो? लवली मदर प्लीज ट्राई वनीला
विद चॉकलेट सॉस नहीं, विद ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। तो ये हो गए हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स है ना जो बेटे, इनकी एक बड़ी अच्छी खास बात क्या है कि ये किसी भी सॉल्यूशन में ना आयनिक फॉर्म में अकर करते हैं, एंड दैट आयनिक फॉर्म इज नोन एज ज्विट्राइन। अमाइनो एसिड्स always occur as zwitterine, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, in a solution। तो zwitterine है जो वो क्या है, देखो this is zwitterine, COO नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे NH2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इनके पास R ग्रुप है। मतलब क्या क्या कि यहाँ पे जो H था उस H को हमने ये लिख दिया, ये ज्विट्राइन इसकी फॉर्म है, COO ये आयनिक फॉर्म है, ये इसकी भी क्या है NH3, ये इसकी भी क्या है आयनिक फॉर्म है, दिस इज ज्विट्राइन। अब अगर हम अमाइनो एसिड है जो इसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसके पास H आयन क्या है ज्यादा, ठीक है, तो इसने उसमें से H आयन ले लेना है, H आयन लेके सॉल्यूशन में H आयन कम हो जाएंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये सॉल्यूशन को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में इसने क्या ले लेना है, इससे देखो सेम CHR NH3, इसके पास रहेगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां इसके पास इसने ये वाला क्या ले लिया, H ले लिया फ्रॉम द सॉल्यूशन, और ये इसकी आयनिक फॉर्म खत्म हो गई, जबकि इसने सॉल्यूशन को वापस क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, क्योंकि सॉल्यूशन के पास H आयन ज्यादा थे, इसने H आयन उससे ले लिया तो सॉल्यूशन हो गया न्यूट्रल। ये बफर का काम करते हैं। बफर का मतलब होता है जो किसी भी मीडियम को ना एसिडिक होने देता है ना बेसिक होने देता है, उसको हम बोलते हैं बफर। तो ये एक बफर का काम कर रहे हैं ज्विट्राइन्स हैं जो, तो इसने सॉल्यूशन में से H आयन एक्सेप्ट कर लिया, सॉल्यूशन को क्या कर दिया, न्यूट्रल। अब अगर ये पड़े हो किसमें, इन बेसिक मीडियम, जहां पे क्या है H आयन कम है, तो इसने क्या देने, H आयन अपने पास से दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा, देखो CHR, ठीक है, COO माइनस, और यहां पे ये चेंज हो गया ये वाला NH2, तो जब NH2 में ये कन्वर्ट हुआ तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, इसने अपने H आयन किसको दे दिए, मीडियम को दे दिए, और मीडियम को वापस क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। तो जो भी कोई सोल्यूशन होता है इसमें ये अमाइनो एसिड्स मोस्टली ज्विट्राइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एसिडिक मीडियम में उससे H आयन दे देंगे, बेसिक मीडियम में उसको H आयन दे देंगे, एंड ये जो है खुद बफर की तरह, एक तरह से बफर की तरह ये काम करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर होगी अमाइनो एसिड्स की। अब अमाइनो एसिड्स है ना बेटे, ये सिंपली आपने ये एक तो स्ट्रक्चर्स करनी है इसकी, ये जो हमने बनाई है ऊपर, ये 3 स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं एनसीईआरटी ने, ग्लाइसिन की दी हुई है, एलेनिन की एंड सीरिन की। इसके अलावा आपको याद करना है कि ये कौन कौन से होते हैं, ये एसिडिक है, बेसिक है, सल्फर कंटेनिंग आ जाते हैं कई बार की नेम 2 सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स मिथ्योनिन एंड सिस्टीन। ये हेट्रोसाइक्लिक की स्ट्रक्चर मैंने ऐसे ही बताई है, आपको जरूरत नहीं आपको याद करने की। फिर आता है कि 20 अमाइनो एसिड्स है जो वो प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स, बाकी नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स होते हैं। फिर हमने क्या कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हमारी डाइट में प्रेजेंट होते हैं, हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, बट हमारी बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं करती, बट दे आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। वो 7 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। देन ज्विट्राइन हो गया। अब अमाइनो एसिड्स है जो ये एक दूसरे से जुड़ेंगे और जुड़ के ये बनाएंगे मैक्रोमोलिक्यूल विच इज नोन एज द पॉलीपेप्टाइड। तो पहले हम करते हैं ये जुड़ते कैसे। अब ये कैसे जुड़ेंगे, देखो कि एक है जो अमाइनो एसिड, उसका है NH, उसके पास है NH2 ग्रुप,
कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया एक हो गया H और एक हो गया R ग्रुप। और दूसरा अमाइनो एसिड है जो उसके पास भी इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ये R ग्रुप हो गया, ये H हो गया और ये उसका हो गया NH2 ग्रुप। अब जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे ना बेटे, तो यहाँ से वाटर डिहाइड्रेशन रिएक्शन होनी है यहाँ भी, तो इसका OH और इसका एक H ये वाटर की फॉर्म में यहां से निकल जाएंगे, CO एंड NH आपस में बॉन्ड बनाएंगे एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो देखो कैसे बन गया पेप्टाइड बॉन्ड, R NH2 CO एंड यहाँ पे हो गया H। दूसरा अमाइनो एसिड है जो इसमें हो गया C कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये R हो गया, ये NH हो गया और ये बन गया इनके बीच में बॉन्ड। ठीक है, दिस इज बॉन्ड, ये हम लिख देते हैं इसको C डबल बॉन्ड O बॉन्ड हो जाएगा ये CH एंड NH। ठीक है, ये जो बॉन्ड है दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। अब इसके साथ अगर हमने एक और अमाइनो एसिड जोड़ना हो, एक और अगर अमाइनो एसिड जोड़ना हो तो वो भी ऐसे जुड़ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा NH, ये यहां से रिमूव हो जाएगा, ये बन गया बॉन्ड, दिस इज अनदर पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो जितने अमाइनो एसिड जुड़ते हैं वो क्या हो गया, जैसे 2 अमाइनो एसिड जुड़े तो डाइपेप्टाइड, 3 अमाइनो एसिड जुड़े ट्राइपेप्टाइड, 4 जुड़ गए टेट्रापेप्टाइड। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जब भी ये अमाइनो एसिड जुड़ते हैं ना, तो ये सारे अमाइनो एसिड्स है ना, ये और होएगा, जैसे सपोज ये एलेनिन है, ये सीरीन है, ये है ग्लाइसिन है, ये कोई और है, तो ये सारे अमाइनो एसिड्स अलग अलग जुड़ते हैं। क्यों, ये नहीं होगा कि सारी जो चेन है वो सीरीन की जुड़ गई, सारे अमाइनो एसिड एलेनिन के जुड़ गए, ऐसे कभी नहीं होता इन केस ऑफ दिस पेप्टाइड फॉर्मेशन। ये सारे अमाइनो एसिड अलग अलग हो सकते हैं। ये हो सकता है कि ये सीरीन हो, ये एलेनिन हो, ये फिर सीरीन आ जाए, ये फिर हाइड्रोक्सीप्रोलीन आ जाए, ये फिर ट्रिप्टोफैन आ जाए, है ना, बट ये हमेशा अलग अलग अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं। और जब अलग अलग अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो वो एक क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे हेट्रो पॉलीपेप्टाइड। तो जब अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो अमाइनो एसिड्स join together to form peptide bond through dehydration reaction two amino acids टू अमाइनो एसिड्स जुड़ गए तो डाइपेप्टाइड, 3 अमाइनो एसिड्स जुड़ गए तो ट्राइपेप्टाइड, 4 जुड़ गए तो टेट्रापेप्टाइड और मैनी जुड़ गए तो ये बन जाएगा पॉलीपेप्टाइड। तो ये जुड़ गए, बहुत सारे जुड़ गए तो इनको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड है जो दैट इज कंसिडर्ड अमंग मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ये बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड जुड़ के फिर बनाते हैं प्रोटीन्स। मेनी पॉलीपेप्टाइड्स, मे बी 1 polypeptide or many polypeptide, they join together to form the proteins. 1 or many polypeptides join to form
प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये हो गया अमाइनो एसिड और उनकी ज्वाइनिंग करके वो पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे और पॉलीपेप्टाइड से जो वो आगे ज्वाइन होंगे और ज्वाइन करके वो बनाएंगे प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन्स हैं हमने कहा कि 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो वो ज्वाइन करके क्या बना रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे हैं। जैसे एलेनिन जो हमने ऊपर लिखे थे, एलेनिन है, सिस्टीन है, ग्लाइसिन है, ट्रिप्टोफैन है, वेलाइन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, ये सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो वो प्रोटीन अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो जो ये है पेप्टाइड्स है या पॉलीपेप्टाइड्स है या प्रोटीन्स लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो जो प्रोटीन्स हैं आर फॉर्म्ड थ्रू ओनली 20 अमाइनो एसिड्स। 20 अमाइनो एसिड्स है जो वो जुड़ के प्रोटीन्स बना रहे हैं। एंड प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स। यहाँ पे आप हेट्रोपॉलीमर की डेफिनेशन दे सकते हो कि बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स दे ज्वाइन टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड, सो दे आर हेट्रोपॉलीमर्स। रिपीटिंग जो मोनोमर है वो डिफरेंट है, इसलिए हम इसको हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं। ऐसे ही कि कुछ प्रोटीन्स है जो वो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, बट कुछ प्रोटीन्स है जो हमें फूड में से लेनी पड़ती है, उनको हम बोलते हैं डाइटरी प्रोटीन्स। तो यहाँ पे है डाइटरी प्रोटीन्स, that is they are the proteins which are source of essential amino acids. Dietary proteins, the proteins which are source of essential amino acids, जो हमने अभी ऊपर किए थे, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमें अपनी डाइट में से लेने पड़ेंगे। वो डाइट जो हमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करती है उसको हम बोलते हैं डाइटरी प्रोटीन्स। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये हमारी बॉडी में वेरियस फंक्शंस करते हैं। प्रोटीन्स प्ले वेरियस फंक्शंस इन आवर बॉडी। जैसे फर्स्ट फंक्शन है उसका that it acts as transport protein and present in cell membrane. For example, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है GLUT4, GLUT, पूरा हम बड़ी बार आएगी आपको पेपर में। GLUT4, ग्लूट, यहाँ पे ग्लूट का क्या मतलब हुआ, ग्लू मतलब ग्लूकोज, टी मतलब ट्रांसपोर्ट। तो ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जिन्होंने कोई चीज को सेल के बाहर से अंदर लेके जाना है, उनको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बोलेंगे। तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होती है और ग्लूकोज को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। GLUT4 है जो इट enables glucose to transport into the cells. Second function, they enables the body to fight with infections. तो डिफेंस प्रोटीन जिनको हम बोलते हैं, दैट इज डिफेंस प्रोटीन। ये जो डिफेंस प्रोटीन है ये होती है, इनको वैसे हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स और लिखते हैं हम इनको आईजीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनो मीन्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले, ग्लोबुलिन्स इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन होगी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले प्रोटीन्स। इसको, इसकी एग्जांपल है एंटीबॉडी।
सुना होगा आपने, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है जो वो बनाते हैं, दे फाइट विद द इन्फेक्शंस इन प्रेजेंट इन द बॉडी। थर्ड जो फंक्शन ये करते हैं, थर्ड फंक्शन है दे एक्ट एज एंजाइम्स। सारे जो एंजाइम्स हैं दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, all enzymes are proteinaceous in nature but all proteins are not enzyme। तो इसकी एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम करेंगे बट यहां पे लिख लो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन है जो वो हमारे अंदर जो प्रोटीन्स है, ट्रिप्सिन है जो ये एंजाइम की तरह एक्ट करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। देन फोर्थ है जो they form the ground substance। ग्राउंड, अच्छा एंजाइम्स में एक और एग्जांपल लिखते हैं हम, दैट इज, इसको हम इरेज कर देते हैं अभी। एंजाइम्स में एक और है रुबिस्को। रुबिस्को है, ये एंजाइम है फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में प्रेजेंट होता है एंड दिस इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, ये याद रखना है। रुबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लांट वर्ल्ड। बड़ी बार ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है आपको कि विच इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन द प्लांट। वैसे ये पूरे बायोस्फीयर में ही एबंडेंट होता है, होल बायोस्फीयर ही लिख लो, नॉट इन द ओनली प्लांट वर्ल्ड, प्रेजेंट इन होल बायोस्फीयर। फिर है दे एक्ट एज द फोर्थ फंक्शन, दे एक्ट एज इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस। इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस फॉर एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल किसकी आएगी, कोलेजन की। कोलेजन, तो कोलेजन हमने कनेक्टिव टिश्यू में किया था, तो कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन एनिमल वर्ल्ड। most abundant protein in animal world। and fifth function जो है इनका, that is they also act as hormone। कुछ hormones है ना जो they are also proteinaceous in nature, for example insulin। इंसुलिन है जो ये हार्मोन है और हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल है जो उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल इन बॉडी। और कुछ है जो दे आल्सो एक्ट एज रिसेप्टर्स। सेंसरी रिसेप्शंस जो करते हैं कि कोई सेंस ऑफ स्मेल है, टेस्ट है, तो ये भी प्रोटीन्स होती है। फॉर एग्जाम्पल है सेंसरी रिसेप्शन। स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट एंड हार्मोन। हार्मोन रिसेप्टर का भी ये काम करेंगे। तो ये हमने 1 2 3 4 5 6 काम कर लिए प्रोटीन्स के। तो प्रोटीन्स है जो वो बनती है अमाइनो एसिड, जब जुड़ जाते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, तो जुड़ने के बाद वो प्रोटीन्स बनते हैं। और ये जो प्रोटीन्स है ये हमेशा हेट्रोपॉलीमर होंगे, क्योंकि मोनोमर यूनिट्स है जो वो सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। तो इनके हमने किए डिफरेंट फंक्शंस। डिफरेंट फंक्शंस में एक तो हमने किया दे एक्ट एज द ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की तरह एक्ट करते हैं, जो सेल के बाहर या अंदर से कुछ चीज अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है GLUT4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। फिर है कि ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं। एंटीबॉडीज की एग्जांपल होगी जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। एंजाइम्स, सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं नेचर में। एक एग्जांपल दे दी हमने, फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन। दूसरी रुबिस्को, या फोटोसिंथेसिस के लिए एंजाइम है, जब हम फोटोसिंथेसिस करेंगे वहां पे आएगा। फिर है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल कोलेजन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड की। हॉर्मोन्स की तरह हो गया इंसुलिन, और रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करता है, जैसे सेंस ऑफ स्मेल है, टेस्ट है, या जो सेल्स हॉर्मोन्स को रिसीव करते हैं वहां भी प्रोटीन्स ही होते हैं जो उन हॉर्मोन्स को रिसीव करते हैं। तो बेटे आज के लेक्चर में हमने अमाइनो एसिड्स कर लिया, प्रोटीन्स कर लिए, प्रोटीन्स के फंक्शन कर लिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है एक तो वो जो मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर्स बताई अमाइनो एसिड्स की, फिर ज्विट्राइन हो गया, फिर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हो गए, फिर डाइटरी प्रोटीन्स हो गया, फिर प्रोटीन अमाइनो एसिड्स हो गए, फिर प्रोटीन्स के डिफरेंट फंक्शंस हो गए, और स्ट्रक्चर हो गई कि जब बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़े तो वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। और ये प्रोटीन क्या है? दिस प्रोटीन इज मैक्रो मॉलिक्यूल। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल है जो वो शुरू हो गए यहां से ही, मतलब जब पॉलीपेप्टाइड बन गई तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल हुई। तो पॉलीपेप्टाइड बनी तो प्रोटीन बनी, इसलिए प्रोटीन क्या हो गई? मैक्रो मॉलिक्यूल हो गई। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल की हमने अभी सिर्फ फंक्शंस किए हैं, स्ट्रक्चर है जो मैक्रो मॉलिक्यूल की वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।